मैंने सुना है कि भाई अमेरिका के अंदर जो डायमंड ज्वेलरी की कंपनी होती है उसकी जो ऑफिस होती है वो न्यूयॉर्क के अंदर होती है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय होता है वो न्यू जर्सी के अंदर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? यूएसए के अंदर कोई भी डायमंड या ज्वेलरी सेक्टर के अंदर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बिजनेस के साथ में रिटेल और होलसेल दोनों एक साथ कर सकते हैं। किसी को यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कितना समय लग सकता है उसके अंदर? तो मतलब एसएसएन के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और वहाँ कंपनी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, कंपनी भी बनाया है ना, तो उसमें कुछ भी यूएस के पर्सन की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, एसएसएन की भी ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ यूएस के एड्रेस की ज़रूरत है। तो अगर गोल्डन लाइन देखे तो अगर वो होलसेल का बिजनेस है तो वो न्यूयॉर्क में एलएलसी बनाए, क्योंकि उसको डायमंड का पूरा मार्केट मिल जाएगा। अगर वो रिटेल का बिजनेस है तो उसको वायोमिंग स्टेट में एलएलसी बनाए ताकि उसको जीरो स्टेट इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। पासपोर्ट जो है ना, अगर वो किसी के पास है तो वो आपके नाम पे अमेरिका में भी कंपनी बना देगा और वहाँ पे कुछ भी अगर कर देगा तो वो अपना ही प्रॉब्लम फिर हो गया। तो मेन चीज़ क्या होती है, पासपोर्ट जो है वो मांगेगा, क्योंकि कंपनी बनाने में मेनली पासपोर्ट ही लगता है। तो भाई होलसेल वाला है तो उसको वहाँ पे न्यूयॉर्क में बायर्स मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो डायमंड के लिए पूरा हब है। जैसे उसकी स्ट्रीट है 45, 46 और 47, ये जो स्ट्रीट के नंबर है, तो वहाँ पे मतलब ढेर सारे डायमंड और ज्वेलरी के स्टोर्स है, तो वहाँ पे अपने को बायर सीधा मिल जाए। ईडी का मतलब मान लो कि शनि की दृष्टि से कम नहीं है ईडी। Yes. तो मतलब ईडी के मतलब पंगा नहीं लेने का। कि वहाँ का कोई भी सिटीजन है उसको कुछ परसेंटेज पार्टनरशिप देना पड़ता है, वैसा कुछ होता है यूएसए की बात करूँ तो? नहीं, वो बहुत बड़ा मिथ है, मैं बोलूँगा। सभी लोगों को लगता है कि भाई वहाँ पे पार्टनरशिप देना पड़ेगा अपने को 10-15% ऐसे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी यूएसए में भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है? आईटी सेक्टर पूरा हो गया, डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर जो है वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रो और Grow हो रहा एक्सपांड हो रहा है। तीसरे नंबर पे देखो तो एक ड्रॉप शिपर और ई कॉमर्स वाले जो बिजनेस है वो 3 सेक्टर मेरे हिसाब से अभी तो है। फेमा एग्जैक्टली क्या है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है? भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन करेंसी और इंडिया की करेंसी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रेगुलेशन कैसे करना है, मतलब उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, वो पूरा वो एक्ट के अंदर पूरा मतलब डिटेल दिया हुआ है। किसी को यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कितना समय लग सकता है उसको? जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको क्या अफेक्ट करता है? यूएसए के अंदर हम जाते हैं वहाँ पे टोटली टैक्स है वो बिल्कुल फ्री है, तो क्या सच में यूएसए में टैक्स फ्री है? तो वो बिजनेस वाइज डिपेंड करता है, बट अगर मेनली मैं बताऊँ आपको तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है मिराज बाल्धा, जो एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ में अमेरिका के सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी है और उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों देशों में अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग क्षेत्र में उच्चतम योग्यताएं प्राप्त की है। उसके अलावा मिराज बाल्धा डायमंड सिटी सूरत के अंदर पले बड़े हुए हैं और बहुत समय से डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और आज इस पॉडकास्ट के अंदर हमने डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री के जितने भी मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में हमने डिटेल में बातचीत की है। अगर कोई व्यक्ति जो अमेरिका के अंदर पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं या तो कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका के अंदर खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उसको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, किस तरफ से वहाँ की कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए, या तो कौन से सिटी या तो कौन से स्टेट के अंदर उसकी कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट के अंदर हमने की है। और एलएलसी और सी कॉरपोरेशन के अंदर क्या अंतर है और डायमंड बिजनेस के लिए कौन सा फॉर्मेट है वो बेहतर है, और क्या कोई भी इंडियन पर्सन एलएलसी या तो कॉरपोरेशन के अंदर बिजनेस ओनर बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर हमने डिटेल में बातचीत की है। इसीलिए आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर तक देखना चाहिए। मिराज भाई, सबसे पहले तो आपका इस पॉडकास्ट के अंदर खूब खूब स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मिराज भाई ये मुझे बताओ कि भाई एक समय था जब सीए करना बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता था, तो फिर आपने सीए करना क्यों डिसाइड किया, और अभी तक की आपकी जो सीए बनने तक की जो जर्नी है वो मुझे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की कैसी रही उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। ऋत्विक भाई, मतलब जैसे स्टार्टिंग मैंने प्राइमरी स्कूल मेरा पूरा मतलब वेड रोड गुरुकुल जो है, स्वामीनारायण गुरुकुल सूरत में? वहाँ पे, हाँ वहीं पे था। 10th तक मैं वहीं पे पढ़ाई करी। तो मतलब क्या हुआ था कि 10th में गुरुकुल में हम मतलब मजाक मस्ती ज़्यादा थी और मतलब घूमना फिरना भी ज़्यादा था, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बैकग्राउंड है एजुकेशन उसमें। में इतना ध्यान नहीं देते थे? हाँ, इतना यस। कुछ ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। तो 58% ही आए थे मतलब उस टाइम पे। 10th में? हाँ 10th में। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि भाई मैं कॉमर्स में जाऊँ या साइंस में जाऊँ। तो मैंने तो मतलब कॉमर्स ही ले लिया था। तो ओके। फिर क्या हुआ, मतलब फिर स्कूल चेंज कर दी और मैंने फिर आशादीप जो है अपने सूरत में ही, तो वहाँ पे मैंने पूरा 11th और 12th कंप्लीट किया। तो वहाँ पे मतलब 12th में 81% आए। तो फिर ठीक है, मतलब आ गए थे अच्छे खासे। तो पापा ने बोला कि
अभी नोटबंदी भी मतलब उस टाइम पे हो गई थी। ओके, आपने 12 कंप्लीट किया था? हाँ, तो उस टाइम पे मतलब मैंने 2017 में किया होगा। तो उस टाइम पे नोटबंदी हुई थी तो पता चला कि भाई सीए की डिमांड तो ज़्यादा है। बट यस। फिर मुझे इतना तो पता था कि भाई टफ भी ज़्यादा है, जितनी ओके। डिमांड है उसके हिसाब से। यस। तो फिर भी पापा ने बोला कि भाई ठीक है कर ले, हो जाएगा, नहीं हुआ ओके। तो कुछ ना कुछ देख लेंगे। यस, उसने और विश्वास दिलाया कि आप कर हाँ, लो, जो होगा देखा हाँ, तो जाएगा। फिर कर लिया और अभी मतलब पूरा हो चुका है। मतलब तो सीपीटी में क्या हुआ था कि मतलब सीधा जब अपना गुजराती में पढ़ते थे उसके सीधा इंग्लिश इंग्लिश में में आ आ गए, गए। यस। हाँ, तो ऐसे 4 बुक्स थी इतनी मोटी, तो ऐसे यस। मतलब देखते ही हो गया कि भाई ये तो बहुत थोड़ा टफ होगा। ऊपर ही जाएगा। यस। बट फिर हो गया धीरे-धीरे, सीपीटी भी हो गया। फिर वो 4 बुक्स थी वो 26 बुक्स हो गई, ओके, धीरे-धीरे इंटरमीडिएट में बढ़ते गई। आते-आते। यस। तो और फाइनल में आते हुए तो 36 हो गई। बट ओके। फिर मतलब लेते-लेते हो गया पूरा कंप्लीट। और जब आपने सीए क्लियर किया, उसके बाद आपने कोई दूसरी कंपनी में जॉब चालू की थी या खुद का प्रैक्टिस चालू किया था आपने? जैसे ही सीए कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि अभी मुझे मतलब जो ट्रेडिशनल वर्क है जो सब सीए करते हैं तो वो यस। तो सब करते ही है, मुझे लगा कि कुछ और एक्सपांड करते हैं। तो मैंने ओके। सोचा कि अभी यूएस टैक्स में थोड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही थी, तो मैंने फिर बीएनजी एडवाइजर्स करके है कंपनी जो यूएसए की, मतलब बीएनजी एडवाइजर आईएनसी। ओके। तो उसी में फिर मैंने जॉब करी और उसके लिए मैं बेंगलोर गया था। तो ओके। 2 साल के लिए मैंने वहाँ पे काम करा है और बाकी मतलब मेनली वहीं से ही पूरा यूएस का एक्सपीरियंस और नॉलेज लिया हुआ है। ओके, तो मतलब 2 साल वहाँ जॉब करने के लिए वहाँ पे गए थे? हाँ, बेंगलोर में। ओके, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सूरत में आपका खुद का भी चालू कर हाँ, दिया? अभी मैंने 1 साल से पूरे मतलब सूरत में ही स्टार्ट करा है। 1 डेढ़ साल हो गया और 2 ओके। साल की वहाँ पे पूरा ओके। एक्सपीरियंस लिया था वहाँ से। ओके, तो अभी आप जनरली जो आप वर्क कर रहे हो, तो किस-किस प्रकार की बिज़नेस इंडस्ट्री के साथ काम करते हो? अभी मेनली जैसे मैं सूरत में हूँ तो अभी डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा है। यस। बाकी आईटी सेक्टर भी है और ड्रॉप शिपर्स भी है और बाकी जो भी ई कॉमर्स वाले हैं जो यहाँ से पूरा यूएसए में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं वो वाले हैं। और बाकी मेनली अगर मैं यूएस में देखूँ तो वहाँ पे तो होटल मोटल वो पूरा इंडस्ट्री है। फिर रियल एस्टेट का भी हो गया और बाकी जो जनरल स्टोर्स होते हैं उनका भी काम हम भी अभी करते हैं हम। अभी इंडिया के अंदर ऐसी कौन-सी इंडस्ट्री है जो अभी यूएसए में भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है? अभी ऋत्विक भाई जैसे आईटी सेक्टर पूरा हो गया तो वो तो पूरा यूएसए में ग्रो हो चुका है जो इंडिया से पूरा है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं देखूँ तो डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रो और ग्रो हो रहा एक्सपांड है। हो रहा है। तीसरे नंबर पे देखूँ तो एक ड्रॉप शिपर और ई कॉमर्स वाले जो बिजनेस है जो चाइना से पूरा प्रोडक्ट मंगवा कर डायरेक्टली यूएसए में सेल कर देते हैं, तो वो 3 सेक्टर मेरे हिसाब से अभी तो। ओके, तो ये जितनी भी इंडस्ट्री के बारे में अभी आपने बताया, वो सारी इंडस्ट्री के अंदर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? हाँ, अभी हम तीनों इंडस्ट्री और बाकी कई सारे वो भी है, बट अभी मेनली ये 3 इंडस्ट्री में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके। जैसे कैसे कि कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी सेक्टर है तो उसको पहले इंडिया में एक कंपनी और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और जो भी लीगल कंप्लायंसेस है, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी कंप्लायंसेस है वो करने पड़ेंगे। यस। फिर क्या होगा, यूएसए में अपने देखेंगे कि भाई वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, कि भाई वहाँ पे कौन सी कंपनी बनानी हमारे लिए सही है, वहाँ पे एलएलसी है, कॉरपोरेशन है, उसमें भी बाइफरकेशन बड़ा है कि भाई सी कॉरपोरेशन या एस कॉरपोरेशन। तो अपने इंडिया जो पर्सन है, इंडियन पर्सन, उसके लिए क्या सही है वो स्ट्रक्चर पूरा देखना पड़ता है। फिर क्या होता है, दोनों मतलब जो कंपनी है उसके बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको अपने गिनेंगे कि भाई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो गए, कि भाई दोनों कंट्री के बीच में हो रहे हैं ट्रांजैक्शन। यस। तो उसकी वजह से अपने उसके भी बहुत सारे कंप्लाइंट्स होते हैं, जैसे आरबीआई से परमिशन लेनी होती है, फिर फेमा के भी कंप्लाइंट्स आते हैं। वो ओके। सब चीज़ें भी अपने मतलब पूरी करनी पड़ती है, जो कोई भी सेक्टर हो उसमें। ओके, अभी आपने फेमा के बारे में बताया, तो फेमा मतलब क्या होता है? फेमा मतलब आप समझिए कि जब अपने आउट ऑफ इंडिया में कोई कंपनी बना रहा है, मतलब ओके। एक तो एक टाइप हो गया जिसमें अपने फेमा एप्लीकेबल होता है। ओके। तो जैसे मान लो इंडिया में एक कंपनी और यूएसए में भी एक कंपनी अपने बना रहा है, ओके, तो वहाँ पे अपने को शेयर कैपिटल्स भेजनी पड़ती है। यहाँ से मतलब यहाँ कोई हाँ, कंपनी रजिस्टर हाँ, है जैसे उसका अपने आप आपकी कंपनी हो तो उसमें आप $1000 या जो भी अमाउंट है। कैपिटल ट्रांसफ़र यस। करोगे तो यस। उसके लिए अपने को आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, ओके। कि भाई हम ऐसी कंपनी हमने बनाई है और हम वहाँ पे कैपिटल भेज रहे हैं और इतना अमाउंट है, हमारी कंपनी ये डेट को बनी थी, तो पूरा एक बंच होता है जो अपने को आरबीआई को सबमिट करना होता है। नॉर्मली ऑटोमेटिक रूट होता है बट अपने को एटलीस्ट आरबीआई को इंटीमेशन तो करना पड़ता है पता कि है। भाई हम ऐसे कैपिटल भेज रहे हैं। तो फिर ओके। वो पूरा अपना एक एडी बैंकर होता है, अथॉराइज्ड डीलर बैंकर। तो जैसे ओके। कोई भी अपनी नॉर्मल बैंक हो गई तो उसके साथ अपने वो होता है कि भाई आप
आरबीआई से परमिशन मैंने ले ली, तो आप अभी शेयर कैपिटल भेज दीजिए। ओके, तो उसकी कोई लिमिटेशन वगैरह होती है? मान लो मेरी कंपनी इंडिया के अंदर भी रजिस्टर है, अब मैं यूएसए स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरा डायमंड और ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसमें कोई मेरा इंडिया के अंदर इतना ट्रांजैक्शन है, इतना टर्नओवर होना चाहिए, तब जाके मैं इतना अमाउंट है, इतना कैपिटल है, वहाँ मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ऐसा कुछ लिमिटेशन वगैरह कोई होता है? नहीं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता, बट वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ओके, कोई बैंक है जो वो $1000 भी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाती है, ओके, बट कोई अगर अच्छी कोई बड़ी बैंक है तो वो क्या बोलेगा कि भाई $1000 में मुझे कुछ बिजनेस नहीं मिलेगा। यस, तो वो यस, कुछ ऐसा बोलेगा कि भाई $1,00,000 आप भेजो तभी मैं आपका काम लूंगा। तो डिपेंड बैंक, करता है हाँ, अलग-अलग बैंक बैंक वाइज के ऊपर। डिपेंड करता है। बाकी गवर्नमेंट या आरबीआई ऐसा कुछ नहीं बोलते कि भाई नहीं, मिनिमम इतना अमाउंट आप भेजो। ओके, और मान लो कोई ऐसा पर्सन है, इंडिया के अंदर उसकी कोई भी कंपनी नहीं है, यूएसए गए तो वहाँ पे उन्होंने 4-5 साल जॉब किया, अब या किसी भी पर्सन की वजह से मतलब वो वहाँ पे खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है, इंडिया में कोई भी उसका बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पे उसको किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की या किस प्रकार के क्राइटेरिया होता है, तब जाके वो वहाँ कंपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं? मेनली तो उसके पास मतलब ऐसे देखा जाए तो वीज़ा या इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट अगर ओके, मान लो कि आपने जैसे पूछा कि वो यूएसए में ही रहता है, तो उसको मेनली पासपोर्ट ही चाहिए कि भाई पासपोर्ट के नाम पे वो पूरी वहाँ कंपनी पे वहाँ पे कंपनी बना कर सकता है, सकता और है। वहाँ पे पूरा इंडिया से या कहीं से भी इंपोर्ट करके यूएसए में पूरा सेल भी कर सकता है। ओके, तो वो इंडिया का पासपोर्ट हो या फिर यूएसए का, कोई भी चलता है। मतलब ओके, मेन जो कंपनी बनाने का रिक्वायरमेंट है वो पासपोर्ट ही है। ओके, और ऐसा पासपोर्ट पे कुछ आप, मतलब रहता है कि वहाँ का कोई भी सिटीजन है, उसको कुछ परसेंटेज पार्टनरशिप देना पड़ता है, वैसा कुछ होता है? यूएसए नहीं, की बात करूँ तो? नहीं, वो बहुत बड़ा मिथ है मैं बोलूँगा। यस, सभी लोगों को लगता है कि भाई वहाँ पे पार्टनरशिप देना पड़ेगा अपने को 10-15% ऐसे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा ओके, मैंने बोला कि भाई पासपोर्ट के बेसिस पे ही आप वहाँ पे पूरी कंपनी, मतलब मान लो एलएलसी, सी कॉरपोरेशन बना सकते हो। और इंडिया की कंपेयर में कोई यूएसए में कंपनी चालू करना चाहता है, तो उसको मेन बेनिफिट क्या है? मेनली अगर आप देखो तो बेनिफिट में कोई, मतलब मैं डायमंड सेक्टर का पूरा देखूँ यस, अगर, तो कैसे होता है, अगर आपकी होलसेल का बिजनेस है तो आपका मोस्टली न्यूयॉर्क के अंदर ऑफिस होगा ही होगा, क्योंकि डायमंड का हब है पूरा जो न्यूयॉर्क है वो। यस, तो अभी कैसे होगा कि वहाँ पे कंपनी है तो ही आपको वो लोग डायमंड परचेज या सेल मतलब देखेंगे। वहाँ पे यस, जो भी वेंडर्स है न्यूयॉर्क में है, तो वो यस, लोग, तो मेन बेनिफिट आपको ये रहेगा कि होलसेल में आपको वहाँ पे बायर्स मिल जाएंगे। और ओके, अगर मान लो कोई रिटेल का बिजनेस है आपका, तो फिर क्या रहेगा कि मान लो कि अब इंडिया से डायमंड या ज्वेलरी यूएसए में कैलिफोर्निया में मान लो भेज रहे हो किसी कस्टमर को, ओके, तो वो पहले देखेगा कि भाई मेरा जो पार्सल है वो कहाँ से आ रहा है। अगर मान लो इंडिया से आ रहा है तो थोड़ा उसको लगेगा कि भाई ठीक है, मतलब ट्रस्ट रहेगा, मतलब यस, कम रहेगा। बट अगर वो न्यूयॉर्क से आ रहा है तो वो पूरा उसको ट्रस्ट आएगा कि हाँ ठीक है, अपने मतलब उसी यूएसए का कंट्री ही का है। है, मतलब ज़्यादा ट्रस्ट उसको हाँ, हो जाता है। हाँ, तो मेनली मतलब ये दोनों बेनिफिट रहते हैं। बाकी क्या होता है नॉर्मल सा कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब मान लो अपने यूएसए में सेल कर रहे हैं, तो वो कस्टमर तो अपने को डॉलर्स में पेमेंट करेगा, यस, तो अपने वो इंडिया में सीधा डायरेक्टली नहीं ला सकते। तो अगर कंपनी है तो बैंक के थ्रू ही वो पूरा रोटेट होके इंडिया में अपने को वापस मिल जाता है पूरा। और ओके, बाकी मतलब जो अगर डायमंड में देखूँ तो पेपाल हो गया, फिर स्ट्राइप हो गया, फिर शॉपिफाई, ईटसी, ये जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है यूएसए में, यस, तो वहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए भी आपको अगर एलएलसी है तो बहुत ही मतलब स्मूथली सब हो जाता है ओके, रजिस्ट्रेशन। ओके। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं मतलब जो नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तब एग्जैक्टली उसको किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए वो पता नहीं होता, या तो लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो आपके हिसाब से कोई भी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, तब कौन सा रजिस्ट्रेशन बेहतर रहता है? अभी अगर मैं मतलब डायमंड में देखूँ तो मेनली क्या होता है कि अगर सिंगल मेंबर एलएलसी होती है तो वो बेहतरीन रहती है। मतलब कि भाई सिंगल मेंबर एलएलसी में क्या होता है, एक ही मेंबर है जो एलएलसी में ओनर है और सब वही मैनेज करेगा। यस, तो खामखा वो प्रॉब्लम नहीं आता कि भाई 3 लोगों को मैनेजर बनाया और फिर वो गवर्नमेंट को अपने को रिटर्न भरना पड़ता है, वो तीनों लोगों का रिटर्न भरे। उससे अच्छा सिंगल मेंबर बनाओ और सिंगल मेंबर ही अपना पूरा रिटर्न भरेगा यूएसए में। अगर मल्टीपल कोई पार्टनर्स वगैरह है तो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कर सकते हैं? हाँ, तो भी मतलब हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसमें कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है पूरा एलएलसी, या फिर मतलब जैसे मान लो कि यूएसए में मेनली 2 कंपनी होती है जो ऑपरेट करती है, एक तो ओके, एलएलसी हो गई और एक कॉरपोरेशन हो गई। तो एलएलसी में भी कैसे होता है, दो मतलब बाइफर्केशन होते हैं, एक तो सिंगल मेंबर एलएलसी और एक डबल मतलब मल्टी मेंबर एलएलसी। तो ओके, सिंगल मेंबर में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, और ओके, मल्टी मेंबर में एक से ज़्यादा मेंबर होंगे। तो ओके, एक एलएलसी का हो गया, फिर क्या होता है सी कॉर्प और एस कॉर्प, जो कॉरपोरेशन का टाइप है वो दोनों टाइप हो गए। तो सी ओके, कॉर्प में अपने मतलब इंडिया में देखोगे तो पार्टनरशिप, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा हो गया।
जिसमें अपने शेयर होल्डर होंगे और शेयर कैपिटल भी होगी और शेयर्स भी इशू होंगे, तो वो सी कॉर्प हो गई। तो ओके सी कॉर्प में ऐसे पूरा स्ट्रक्चर रहता है। और एस कॉर्प का क्या है कि उसमें कुछ लिमिटेशन होती है तो वो भी कॉरपोरेशन ही, बट उसमें लिमिटेशन ऐसी होती है कि वो सिर्फ रेसिडेंट, जो यूएसए के रेसिडेंट है, वही उसमें सिर्फ शेयर होल्डर बन सकते हैं। बट ओके एलएलसी या फिर सी कॉरपोरेशन में ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। नहीं मतलब है। अगर इंडिया का कोई बंदा है तो वो भी वहाँ पे ओनर और डायरेक्टर बन सकता है। अभी जैसे आपने बताया कि अभी मान लो सूरत की मैं बात करूँ, हम्म और सूरत से किसी को हाई वैल्यू डायमंड है वो हम्म। यूएसए पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचा सकते हैं? मान लो रिटेल बिजनेस कर रहा है तो कैसे होगा कि मतलब जैसे डीएचएल हो गया, मतलब बहुत सारी डायमंड्स और जो भी कुरियर अपने को भेजने हैं, उसकी बहुत सारी कंपनीज है, तो वो भिजवा देती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम Yes. नहीं होता। तो इंश्योरेंस और वो सब भी वो लोग करवा देते हैं। बट वो जो कंपनी है उसमें डिपेंड करता है कि अपने को कैसे मतलब वर्क करना है। मान लो अगर डायमंड की रफ आती है, अगर वो रसिया से मंगवा रहे हैं अपने, तो सीक्वल करके कंपनी है तो उसका काम अच्छा है। तो मतलब डिपेंड करता डिपेंड है करता है। कि मतलब आपको कौन सी कंट्री में से भिजवाना है और कंपनी कौन सी कंट्री से मंगवाना है और कैसे है, मतलब काम वॉल्यूम कितना है आपका, जो भी पार्सल हो रहा है उसका, तो उसके हिसाब से पूरा होता है वो। और यूएस के अंदर मैं बात करूँ किसी भी बिजनेस के अंदर टैक्स की मैं खास करके बात करूँ तो पर टैक्स है वो कितने प्रकार के होता है और वहाँ का जो टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार काम करता है? अभी यूएसए में मैं देखूँ तो वहाँ पे मेनली 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। तो उसमें भी अगर देखो तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो है डायमंड ज्वेलरी सेक्टर है पूरा, उसके लिए मेनली एप्लीकेबल हो जाता है। ओके तो मान लो कि इनकम टैक्स क्या हो गया कि जैसे इंडिया में है कि भाई एक ही सेंट्रल लेवल टैक्स है अपने को, मतलब मान लो कि 15 लाख तक इतना टैक्स आएगा, 20 लाख तक इतना आएगा ऐसे। तो यूएसए में कैसा है कि 2 लेवल के टैक्स आते हैं, एक तो फेडरल लेवल टैक्स हो गया, एक होता है स्टेट लेवल टैक्स। जो ओके इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फेडरल लेवल जो टैक्स होता है वो सबको भरना है, वो कंपलसरी है। वो अगर आपकी, किसी भी इंडस्ट्री का है वो हाँ, सबको किसी भी पड़ता है। इंडस्ट्री का हो या फिर किसी भी स्टेट में आपकी कंपनी बनी हो, ओके फिर भी आपको फेडरल टैक्स तो कंपलसरी भरना ही है। ओके बट स्टेट टैक्स जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है, फिर आप कौन से स्टेट के आप रेसिडेंट हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो वो स्टेट वाइज टैक्स होता है। जैसे मान लो न्यूयॉर्क में वो 6% है, तो न्यू जर्सी में 7.5% है। ओके तो उसके हिसाब से पूरा होता है। फिर जो आता है फ्रेंचाइजी टैक्स। तो फ्रेंचाइजी टैक्स में क्या होता है कि आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब कौन से स्टेट में फॉर्म हुई है, उसके हिसाब से वो पूरा फ्रेंचाइजी टैक्स होता है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो फ्रेंचाइजी टैक्स मतलब अपने इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स जैसा हो गया कि वो स्टेट वाइज होगा पूरा। तीसरे नंबर पे देखूँ तो एक सेल्स टैक्स होता है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टैक्स होए मतलब यूएसए में, तो सेल्स टैक्स है। उसमें क्या होता है, एक तो फेडरल लेवल पे कुछ ऐसे नहीं लगता, वो स्टेट वाइज अलग अलग है। ओके मतलब जीएसटी हो गया अपने इंडिया में, तो कैसे होता है कि भाई एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर फिक्स है कि 18% जीएसटी, तो 18% ही लगेगा, लगेगा। गुजरात में बेचो या महाराष्ट्र में बेचो। बट यस वहाँ पे सेल्स टैक्स के लिए क्या है कि स्टेट वाइज एक तो दे दिया है, उसमें भी अंडर काउंट ही आएगा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट में बेचोगे तो इतना % टैक्स आएगा। मान लो कि अपने बोरीवली में बेच रहे हैं कुछ, तो 6% लगेगा टैक्स। वही चीज़ अपने अगर मान लो कि दहीसर में बेच रहे हैं तो उसमें 7.5% लगेगा। आसपास के एरिया फिर भी टैक्स चेंज हाँ होते हैं। हाँ, फिर भी वो टैक्स चेंज हो जाता है। चीज़ भले ही कोई भी हो, टैक्स रेट सेम रहता है, मतलब वो काउंटी वाइज सेम रहता है। मतलब ओके वहाँ पे मोर देन 14,000 काउंटी होगी जुरिसडिक्शन, तो 14,000 अलग अलग टैक्स हो गए। तो ओके अपने को वो मेन कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रहता है। और ओके बाकी एक जो डायमंड सेक्टर को एप्लीकेबल है तो वो है एक डिविडेंड टैक्स। जैसे मैंने बोला वो सी कॉरपोरेशन का जो टाइप है कंपनी का, यस तो उसमें क्या होता है, एक तो आप कंपनी में वो तो भरो, मतलब जो इनकम टैक्स है वो तो भर दिया कंपनी ने, उसके बाद जो भी अमाउंट बच रहा है और शेयर होल्डर को, तो वापस जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो शेयर होल्डर वापस डिविडेंड टैक्स भरेगा। तो ओके सी कॉरपोरेशन में एक तो ये प्रॉब्लम आता है कि भाई उसको 2 बार टैक्स भरना पड़ता है। एक तो कंपनी 21% पे भरेगी और बाकी शेयर होल्डर भी अपने हिसाब से जो भी डिविडेंड टैक्स आ रहा है वो भी भरेगा। तो उसकी जगह पे एलएलसी अगर देखते हैं तो एलएलसी में क्या होता है कि सिंगल लेवल टैक्स होता है कि भाई एलएलसी कुछ भी टैक्स नहीं भरेगी। एलएलसी के मान लो कि 3 मेंबर है या फिर सिंगल मेंबर है, तो मान लो $100 का प्रॉफिट एलएलसी को हुआ है, तो पूरा का पूरा जो भी उसका मेंबर है मतलब पार्टनर है, तो यस उसके ऊपर ही चला जाएगा। मतलब ओके 50% है तो दोनों को $50-50 चला जाएगा। फिर वो जो पार्टनर है उसके पर्सनल लेवल पे टैक्स भरेगा, टैक्स पड़ेगा। वो ओके एलएलसी कुछ नहीं भरेगी। तो वहाँ समझ पे एक ही लेयर का टैक्स हो गया, बट सी कॉरपोरेशन में 2 लेयर के टैक्स हो जाते हैं। अब मान लो
किसी की इंडिया के अंदर कंपनी है, ठीक है, और यहाँ से अभी मैं यूएसए में ज्वेलरी और डायमंड की मैं बात करूँ तो मुझे अभी एक्सपोर्ट करना है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं एक बात होगी एक्सपोर्ट करना, तो मैं यहाँ से सूरत से यूएसए में एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो बेहतर रहेगा, या मैं मेरी कंपनी यहाँ है वो रजिस्टर यूएसए में करवाऊँ, उसके बाद वहाँ के थ्रू मैं सेल करूँ कोई भी मेरी प्रोडक्ट है, तो मुझे किस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा? अगर मैंने बोला कि भाई डायमंड सेक्टर पूरा है, तो फिर कैसे रहेगा कि वहाँ पे कंपनी बना के अगर आप सेल करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बेनिफिट्स Yes. बताए कि भाई होलसेल वाला है तो उसको वहाँ पे न्यूयॉर्क में बायर्स मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो डायमंड के लिए पूरा हब है। जैसे उसकी स्ट्रीट है 45, 46 और 47, ये जो स्ट्रीट के नंबर है तो वहाँ पे मतलब ढेर सारे डायमंड और ज्वेलरी के स्टोर्स है, तो वहाँ पे अपने को बायर सीधा मिल जाएंगे अगर अपनी कंपनी वहाँ पे है तो डायरेक्टली। और Okay. बाकी रिटेल के लिए भी मैंने जैसे बोला कि ट्रस्ट एक बनेगा, यस, तो उसके लिए आपको वहाँ पे कंपनी बना सकते हो तो वो बेहतरीन है। एक्सपोर्ट की कंपेयर में वहाँ से रजिस्टर करके हाँ। करते हैं तो बेहतर रहता है। हम्म, दूसरी चीज़ यूएसए के अंदर डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एक तो हो गया रिटेल का और दूसरा है होलसेल का, तो हम कोई भी कंपनी दोनों एक साथ कर सकते हैं। हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है कि मतलब एक ही कंपनी में से अगर दोनों चीज़ें करनी है कि होलसेल और रिटेल, तो उसके लिए मेन जो चीज़ है उसको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें प्रॉपर पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए कि भाई ये जो बिल्स पूरे है वो पूरे होलसेल सेल के लिए बिल है, और जो दूसरा जो चीज़ है कि भाई ये पूरा रिटेल के लिए पूरा बिल है, तो वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर मेंटेन। ओके, उसका भी रीज़न है कि क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो सिर्फ रिटेल सेल्स में ही एप्लीकेबल है, तो अपने को वो भी तो ढूंढना पड़ेगा कि भाई अपने को इसका सेल्स टैक्स भरना है और होलसेल के ऊपर जितना हुआ है उसका नहीं भरना है। तो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है ये रिटेल है या होलसेल का है वो? उसमें कुछ मतलब ऐसे गवर्नमेंट अपने को पूछेगा नहीं, मतलब अपने को दिखाना भी नहीं है कि भाई ये मेरा इतना अमाउंट है, मान लो $1,00,000 का सेल हुआ है, उसमें से ये $60,000 जो है वो मेरा होलसेल था और 40,000 जो है वो रिटेल का, ऐसा कुछ बताना नहीं है। वो अपने को सेल्फ असेस करके न्यूयॉर्क गवर्नमेंट को जो भी, जैसे अपने इंडिया में जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं मंथली या क्वार्टरली, तो यस, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि भाई अपने को रिटर्न जो भी अपनी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से फाइल कर देना है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है ये जो रिपोर्ट कर रहा है, वो फिर क्या देखते हैं, एक तो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई अपने बैंक में, अपनी कंपनी के बैंक में $1,00,000 आ रहा है, तो इतने महीनों से तो इसका ऐसे चल रहा था कि भाई 60% होलसेल है और 40% रिटेल है, तो इस बार क्यों ऐसे चेंज हो गया। तो अगर यस, उसको डिस्क्रिपेंसी लगती है तो वो सेल्स टैक्स ऑडिट लाता है, मतलब जैसे अपने इंडिया में नोटिस हो गया यस, तो स्क्रूटिनी या फिर नोटिस, तो यूएसए में उसको ऑडिट बोलते हैं। तो सेल्स टैक्स ऑडिट वो बताएंगे कि भाई नोटिस भेजेंगे अपने को कि बताओ कि ओके, ये मतलब आपका सेल्स टैक्स इतना आ रहा है और हमारे हिसाब से इतना आ रहा है। ओके। तो जब सेल्स टैक्स ऑडिट आता है तब किस किस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए? मेनली अगर जैसे मान लो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट से सेल्स टैक्स ऑडिट आता है, तो एक तो जो भी अपने ने सेल्स टैक्स मतलब सेल्स जो इनवॉइस थे, जो चाहे होलसेल का हो गया या फिर रिटेल का हो गया, दोनों का एक पूरा मेंटेन होना चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए कि भाई ये पूरे अपने सेल्स इनवॉइस है, और पूरा उसका रिकॉर्डिंग अपने जो भी सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक हो गया, जीरो हो गया, कोई भी हो, तो उसमें Yes. पूरा मेंटेनेंस होना चाहिए कि भाई ये पूरा होलसेल का है और ये पूरा रिटेल का है। और फिर क्या मेन चीज़ जो होती है वो गवर्नमेंट मांगेगी, वो होता है एक रिटेल सर्टिफिकेट, जो अपने को जो भी वेंडर को अपने सेल कर रहे हैं उसके पास से रीसेल सर्टिफिकेट लेना होता है। तो वो Okay. चीज़ें, तीन चीज़ें वो मेनली देखते हैं, और बाकी पूरा डेटा होता है और जिस हिसाब से नोटिस आता है उसके हिसाब से अपने को आंसर देना पड़ता है। ओके, अभी आपने बोला रीसेल सर्टिफिकेट, तो वो क्या होता है? रीसेल सर्टिफिकेट मतलब कि अभी मान लो कि मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, ओके, तो उसमें कुछ ऐसे डॉलर की लिमिट नहीं होगी कि भाई इतना लिमिट है तो वो होलसेल हो गया, तो पता कैसे चलेगा मुझे कि भाई ये मुझे रीसेल जिसको या भी सेल कर रहा हूँ वो होलसेल सेल है कि रिटेल सेल है। यस, तो वो कैसे होता है कि मान लो कि मैं किसी को न्यूयॉर्क में किसी स्टोर को सेल कर रहा हूँ, भले ही वो $2,000 का ही क्यों ना मतलब डायमंड हो, यस, बट अगर वो जो एंड कंज्यूमर नहीं है, मतलब जो जो हमसे परचेस कर रहा है वो एंड कंज्यूमर नहीं है, तो वो होलसेल सेल माना जाएगा, क्योंकि वो भी तो आगे ही सेल करने वाला है, वो खुद यूज नहीं करेगा मेरे डायमंड्स। तो ओके, वो क्या करेगा कि भाई मेरे से परचेज करे और आगे वो कस्टमर को सेल कर देगा, तो उसको फिर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो ओके, उसके लिए वो क्या करेगा, मुझे रीसेल सर्टिफिकेट दे देगा। तो जैसे न्यूयॉर्क गवर्नमेंट का मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो NY 120 करके एक होता है फॉर्म, जिसको ओके, हम रीसेल सर्टिफिकेट बोलते हैं।
तो ओके वो सर्टिफिकेट हमको देगा वो कि भाई मैं मतलब मैं आपसे जो माल परचेस कर रहा हूँ वो मैं आगे बेचने वाला हूँ, मैं खुद कंज्यूम नहीं करूँगा, तो आप मेरे से सेल्स टैक्स कलेक्ट मत करो। तो ओके अपने को वो फॉर्म उससे लेके अपने पास रखना पड़ता है। जैसे मतलब जब वो गवर्नमेंट आएगी तो अपने उसको फॉर्म दिखा देंगे कि भाई ये इसको मैंने क्यों सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे रिसेल सर्टिफिकेट दिया था, ओके तो वो आगे बेचने वाला था, तो जब वो बेचेगा तब वो सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लेगा। ओके तो वैसे पूरा चलता है इसका। ओके तो अगर सर्टिफिकेट है तो उसको कोई ज़रूरत हाँ, नहीं फिर पड़ती। अपने उसको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ओके और मान लो कोई वहाँ का कोई बिजनेसमैन है, खास करके डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस के अंदर जो अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में पर्टिकुलर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो किस प्रकार से उसको पता लगता है? उसको मेनली क्या होता है कि दो रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो मतलब नेक्सस होता है कि आप कौन से स्टेट के साथ कनेक्टेड हो। मान लो कि अपनी कंपनी भले ही वो न्यूयॉर्क में बनी, अपने ऑफिस भी न्यूयॉर्क में है, बट आप कैलिफोर्निया के साथ अगर कनेक्टेड हो, कैलिफोर्निया स्टेट के साथ, तो वहाँ पे भी आपको सेल्स टैक्स रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो कैसे डिसाइड होगा कि उसमें दो मेनली नेक्सस होते हैं, एक तो फिजिकल नेक्सस और एक होता है इकोनॉमिक नेक्सस। तो फिजिकल नेक्सस कब हिट हो जाता है, भले आपकी कंपनी न्यूयॉर्क में है बट आपका कोई मान लो कि एम्प्लॉय जो है वो कैलिफोर्निया का है, हम्म, जो वहाँ पे मतलब प्रोवाइड करता है कुछ भी, मतलब डायमंड यहाँ से अपने भेजेंगे और वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा कुछ अगर कैलिफोर्निया में है, तो आप फिजिकल नेक्सस हिट कर गए तो फिर आपको वहाँ पे भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर मतलब हो गया एम्प्लॉय हो गया। फिर क्या होता है कि कभी कभी अपनी ऑफिस भी वहाँ पे ब्रांच ऑफिस मान लो ओपन कर दी, क्योंकि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है, डिस्टेंस यस है। तो उसकी वजह से अब मान लो कि अपने ने वहाँ पे ऑफिस कर दी, तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई कैलिफोर्निया स्टेट में, तो वो ओके फिजिकल नेक्सस अपना हिट कर गया। ओके और दूसरा जो नेक्सस है वो है एक इकोनॉमिक नेक्सस। तो मान लो कि मेरा कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी नहीं है, कुछ ऐसे मेरी कोई ऑफिस भी नहीं है ओके कैलिफोर्निया में, बट वहाँ पे मेरा सेलिंग भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मान लो कि उसमें कैसा होता है कि इकोनॉमिक नेक्सस मतलब मोस्टली सब स्टेट में होता है कि भाई 200 ऑर्डर्स, मतलब मान लो कि पूरे साल में मैंने कोई एक स्टेट में, मान लो कि कैलिफोर्निया में मेरे 201 ऑर्डर हो गए, तो फिर कैसे रहेगा कि मुझे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके तो स्टेट वाइज रिक्वायरमेंट होगी। यस कैलिफोर्निया क्या बोलता है कि भाई मेरे स्टेट में अगर आपका 200 ऑर्डर से ज़्यादा आपके ऑर्डर आए तो फिर आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर ऐसे होता है कि भाई आपका मान लो कि $5 लाख से एक्सीड कर गया, मतलब सेल्स पूरे साल में, तो यस आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो स्टेट वाइज होता है। कैलिफोर्निया में 5 लाख की लिमिट है, क्योंकि वो स्टेट बड़ा है, तो 1 लाख तो मतलब 5 लाख तो थोड़ी बड़ी अमाउंट हो गई। बट बाकी जो स्टेट है जैसे हो गया कोलोराडो स्टेट हो गया, वॉशिंगटन स्टेट हो गया, तो कुछ ज़्यादा बड़े स्टेट नहीं है, वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा सेल भी नहीं होता। तो उसके वजह वहाँ पे जो लिमिट होती है वो 5 लाख से 1 लाख हो जाती है। तो बड़े बड़े स्टेट जैसे मैं कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फ्लोरिडा, टेक्सास, इन सब स्टेट में 5-5 लाख की लिमिट है, बट बाकी सब स्टेट में $1-1 लाख की लिमिट है। तो जैसे ही अपने वो क्रॉस कर जाएंगे तो इकोनॉमिक नेक्सस अपना हिट हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि दोनों में से कोई भी अगर नेक्सस हिट हो रहा है, फिजिकल नेक्सस या फिर इकोनॉमिक नेक्सस, इकोनॉमिक तो वो अपने को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही अपनी कंपनी सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में ही क्यों ना हो। ओके मतलब ज़रूरी नहीं कि दूसरे स्टेट के अंदर हमारी ऑफिस है तो ही हाँ, हमको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं नहीं है। वैसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, मतलब मेनली ये दोनों चीज़ें अपने को देखनी होती है। और जब भी सेल्स टैक्स रिपोर्ट बनता है तब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी मेंशन करनी पड़ती है? सेल्स टैक्स रिपोर्ट में कैसे होता है कि जैसे अपना जीएसटी में होता है, मतलब उसके जैसा ही होता है, बट क्या होता है जीएसटी में अपने एक एक बिल की एंट्री करते हैं कि भाई ये एक बिल है जो मैं मतलब सेल किया था। बट सेल्स टैक्स में कैसे होता है, वो एक तो स्टेट वाइज पूरी रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब ओके टैक्स ही पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि 14,000 जुरिस्डिक्शन है जिसके अलग अलग रेट है, मतलब यस 14,000 जितने तो सिर्फ वो सेल्स टैक्स के रेट है रेट यूएसए है। में। तो कैसे होता है रिपोर्ट में कि एक एक सिटी वाइज होता है कि भाई मान लो कि ये एक सिटी है जिसके अंदर मैंने इतना टोटल $5,000 का सेल किया है, फिर एक दूसरी सिटी की जिसके अंदर मैंने $12,000 का सेल किया है। तो मान लो कि इस 10 सिटी में मैंने पूरे एक महीने में सेल करा है। एक पर्टिकुलर स्टेट में मान लो कि कैलिफोर्निया है तो उसमें 10 सिटी में मैंने सेल्स करा है, तो पूरा 10 का रिपोर्ट आ जाएगा कि भाई इतना इतना अमाउंट है सेल का, इतना इतना उसका काउंटी वाइज रेट आता है कि भाई इतना टैक्स रेट है, उसके बाजू में आ जाता है कि भाई इतना अपना टैक्स आ रहा है। ओके तो वो पूरा अपने मतलब वो करते हैं कि भाई रिपोर्ट एक पूरा बन जाता है और पूरा अपने गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। मैंने सुना है कि भाई अमेरिका के अंदर जो डायमंड ज्वेलरी की कंपनी होती है उसकी जो ऑफिस होती है वो न्यूयॉर्क के अंदर होती है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय होता है वो न्यू जर्सी के अंदर रहता है, तो ऐसा क्यों होता है?
भाई उसमें रीज़न ये है कि मतलब कंपनी जो है उसकी ऑफिस न्यूयॉर्क में ही रखेंगे, क्योंकि वह पूरा न्यूयॉर्क जो है वो डायमंड के लिए, जैसे मैंने बोला कि हब है, तो वो ऑफिस वहाँ पे होगी तो ही उनका सेल्स बढ़ेगा। ओके। बट क्या होता है कि न्यूयॉर्क में क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही हाई है, तो उसकी वजह से न्यू जर्सी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1 आध 2 घंटे का रास्ता है, तो वो वहाँ पे रहते हैं और ट्रैवलिंग कर लेते हैं न्यूयॉर्क तक। ओके। तो मेनली मतलब वही रीज़न है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से उनको वहाँ पे मतलब न्यू जर्सी में रहते हैं और बाकी काम न्यूयॉर्क में करते हैं। और मेनली क्या होता है उसकी वजह से कुछ कंपनी को भी कंप्लाइंसेस में भी कुछ मतलब बढ़ जाता है कंप्लाइंसेस, जो क्योंकि ये 2 स्टेट का मामला आ गया वापस। यस। तो क्या होता है कि कंपनी को दोनों स्टेट में पेरोल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कि एक न्यूयॉर्क में लेंगे और एक न्यू जर्सी में लेंगे। बट जब अपने अपने जो एम्प्लॉय उसको सैलरी पे कर रहे हैं, मान लो कि अपने $10,000 महीने का पे कर रहे हैं, तो 3 महीने का हो गया $30,000। तो $30,000 जब अपने उसको पे कर रहे हैं, तो उसके जैसे इंडिया में कैसे होता है टीडीएस काट के अपने पे करते हैं, यस। तो वहाँ पे भी अपने फेडरल और स्टेट इनकम टैक्स उसको काट के ही अपने एम्प्लॉय सैलरी को। पे कर देंगे और दोनों टैक्स अपने फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। तो अपने इस केस में क्या होगा कि अपने न्यूयॉर्क वाली जो गवर्नमेंट है उसको अपने टैक्स डिडक्ट करके दे देंगे, बट न्यू जर्सी को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अपने एक ही स्टेट में अपने को पे करना है। तो उन दोनों स्टेट के बीच में एक मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय न्यू जर्सी में रहता है बट अगर वो काम न्यूयॉर्क में करता है, तो उसका टैक्स जो है वो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट को जाएगा। ओके। तो उसकी वजह से अपने सिर्फ न्यू जर्सी में सिर्फ दिखा देंगे कि भाई $30,000 का इसका अपने ने उसको वेजेस पे किया, और न्यूयॉर्क में अपने टैक्स डिडक्ट करके उसको पे करेंगे और वो गवर्नमेंट को अपने दे देंगे। और ओके। जब वो एम्प्लॉय है वो रिटर्न भरेगा तब क्या करेगा, क्योंकि वो न्यू जर्सी स्टेट का रेसिडेंट है, क्योंकि वहीं पे रहता है। तो क्या करेगा वो अपनी इनकम में दिखाएगा कि भाई $30,000 उसको वेजेस मिला है, वो वेजेस न्यूयॉर्क से मिला था। तो क्या आएगा कि भाई मान लो कि $30,000 पे उसको टैक्स आ रहा है, तो वो दिखा देगा कि भाई उसने ऑलरेडी टैक्स न्यूयॉर्क गवर्नमेंट को दे दिया है, तो उसकी टैक्स क्रेडिट वो न्यू जर्सी स्टेट में ले लेगा। तो उसकी वजह से उसको न्यू जर्सी में कुछ भी टैक्स नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली उसको न्यूयॉर्क में टैक्स भर दिया होगा उसने। और एसएसएन क्या है और वो किसको मिल सकता है? एसएसएन मतलब क्या होता है कि यूएसए में जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर उसका फुल नेम हो गया, बट अपने इंडिया में जैसे पैन नंबर है कि उसके ऊपर अपने रिटर्न भरते हैं, कि यस। मतलब मान लो मुझे मेरा इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट करना है, तो वो अपने उसको कैसे पता चलेगा कि ये मिराज बाल्दा का ही रिटर्न है। तो एक मेरा एक अलग यूनिक नंबर होता है कि भाई पैन नंबर हो गया, तो मैं उसको उसके हिसाब से रिटर्न भर के उसको सबमिट कर दूंगा। तो यस। सेम चीज़ यूएसए में उसको एसएसएन बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर। बट वो जो चीज़ है वो सिर्फ वहाँ पे जो रहते हैं मतलब रेसिडेंट है उनको ही मिलता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक वीज़ा होते हैं जो वीज़ा होल्डर होता है उनको ही सिर्फ एसएसएन मिलता है, और वो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि भाई 3-4 साल वहाँ पे रहेंगे उसके बाद उसको मिलेगा, या फिर भले ही वर्चुअली वर्क कर रहे हैं बट कुछ मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तभी उसको एसएसएन मिलता है, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता है। तो ओके। उसका अल्टरनेटिव अगर मानोगे कि भाई उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, क्योंकि अपने को डायमंड ज्वेलरी वाला बिजनेस है, तो वो सिर्फ मतलब वहाँ पे कंपनी बनाएगा तो एसएसएन तो उसको मिलने नहीं वाला। यस। तो उसको अल्टरनेटिव में वो ले लेगा आईटिन नंबर होता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम्म। तो उसका एक आईटिन नंबर जनरेट होता है जिसके ऊपर वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। तो वही पूरा होता है कि एसएसएन के अल्टरनेटिव में अपने आईटिन लेंगे और उसका रिटर्न अमेरिका के जो भी गवर्नमेंट है उसको अपने सबमिट करेंगे एज ए इंडिविजुअल। तो मतलब एसएसएन के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और वहाँ कंपनी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, कंपनी भी बनाना है, तो उसमें कुछ भी यूएस के पर्सन की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, एसएसएन की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ यूएस के एड्रेस की ज़रूरत है। ओके, उसके बिना भी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सारी चीज़ें अपने कर सकते हैं, वहाँ पे वर्चुअल एड्रेस परचेज कर लिया और अपने नाम पे ही पासपोर्ट, जैसे मैंने बोला पासपोर्ट के हिसाब से अपने वहाँ पे कंपनी बना के पूरे ट्रांजैक्शन जो भी अपने यूएस का बंदा कर सकता है वो अपने इंडिया से ही कर सकते हैं पूरा। किसी को यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कितना समय लग सकता है उसके अंदर? उसमें डिपेंड करता है कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर उसका बनाना है। बट अगर मैं जनरल मतलब बताऊँ तो उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, एक तो 3 स्टेप्स आप मान लो कि भाई बैंक ओपनिंग तक अपने कितने स्टेप्स रहेंगे, 3 स्टेप रहेंगे। एक तो अपनी कंपनी बनाएंगे, तो वो उसके लिए क्या पूरा एक रिसर्च होता है कि भाई आपके कौन से स्टेट में कंपनी बनानी अच्छी मतलब बेनिफिशियल है टैक्स के हिसाब से, या फिर आपको कौन से स्टेट में एम्प्लॉय रखना है उसके हिसाब से। तो पूरा एक रिसर्च होता है कि भाई मान लो कि अपने को न्यूयॉर्क स्टेट में कंपनी बनानी है, तो फिर वो एक स्टेट का एक टाइमिंग होता है कि भाई
न्यूयॉर्क स्टेट है तो 1-2 दिन में वो आंसर दे देगा कि हाँ भाई आपकी कंपनी बन चुकी है अपने एप्लीकेशन के बाद। जैसे वायोमिंग स्टेट हो गया तो वो उनका जो आंसर है वो इंस्टेंट होता है। जैसे अपने ने एप्लीकेशन करी कि भाई मेरी ये कंपनी है, मुझे मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो भी है सबमिट करने हैं, तो वो कुछ घंटों में मतलब आंसर दे देते हैं, तो वहाँ पे जल्दी कंपनी बन जाती है। तो बट नॉर्मली अगर मैं देखूँ पूरे यूएसए में तो 1 से 2 दिन लगते हैं सिर्फ कंपनी बनाने में सिर्फ। फिर क्या होता है, दूसरा स्टेप आता है, एक ईआईएन नंबर होता है कंपनी का। तो जो ईआईएन नंबर है उसके लिए अपने को 2 बाइफरकेशन में आपको बताता हूँ कि भाई एक तो कि भाई जो एलएलसी या फिर कॉरपोरेशन है उसका ओनर है वो अगर रेसिडेंट है यूएसए का तो एक तो अलग प्रोसीजर होगी, और एक अगर नॉन रेसिडेंट है तो अलग प्रोसीजर होगी। तो रेसिडेंट है तो उसके पास एसएसएन होगा, जो अपने जैसे भी बात हुई कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर उसके पास एसएसएन है तो फिर क्या होता है, नॉर्मल सा होता है कि भाई मेरी ये कंपनी है जिसका, क्योंकि मैंने बोला कि कंपनी तो बन चुकी है तो उसका ईआईएन अपने लाएंगे। तो पूरा अपने को ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन करना होता है कि भाई ये मेरा एसएसएन है, मेरी कंपनी का नाम है, मेरा एड्रेस है, ऐसे करके एप्लीकेशन दोगे तो वो 24 घंटे में अपने को ईआईएन असाइन कर देंगे अपनी कंपनी को। बट अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए तो अपने पास एसएसएन तो है नहीं, और आई-10 में भी आने में टाइम लगता है। तो फिर इसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, अपने को फिजिकल फॉर्म भर के गवर्नमेंट को, मतलब यूएस गवर्नमेंट को सबमिट करना है कि भाई मेरी ये कंपनी है, इस दिन को इनकॉर्पोरेट हुई थी, मेरा ये बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक फॉर्म में जो पूरा सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें भी आप मान लो कि 4 से 5 दिन लग जाता है अगर नॉन रेसिडेंट है तो। 2 दिन कंपनी बनाने के, 4-5 दिन अगर अपने नॉन रेसिडेंट का केस है डायमंड वालों का तो 6 दिन पकड़ लो टोटल। उसके बाद क्या होता है, ईआईएन जैसे ही अपना आ जाता है तो एक बैंक अकाउंट ओपनिंग करते हैं। तो बैंक अकाउंट का कैसा है कि वर्चुअल पूरा एक बैंक रहेगा अपना, जो अपने इंडिया से ही पूरा मैनेज करेंगे, और पूरा यूएसडी या फिर इंडिया में अगर ट्रांसफ़र लेना है तो पूरा वो भी अपने उसी बैंक से कर सकते हैं। तो पूरा वर्चुअल बैंक रहता है, तो उसमें कुछ भी आपको ऐसे नीड नहीं रहती कि भाई आपको यूएस विजिट करना पड़ेगा या फिर ऐसे कुछ भी। तो अपने बैंक अकाउंट ओपनिंग में भी 2 से 3 दिन लगता है। तो अगर मैं मेजर पूरा मान लूँ, कंपनी बनाने से लेके उसका ईआईएन असाइनमेंट, उसके बाद उसका बैंक अकाउंट ओपनिंग, तो 10 से 12 दिन में आपको कंपनी कंप्लीट बैंक अकाउंट के रजिस्ट्रेशन साथ मिल ओपन हो जाती है जाता नॉर्मली। है। ओके। फिर भी बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट की वेबसाइट पे भी मैंने देखा है कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर एलएलसी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो पॉसिबल है? वो चीज़ मतलब मैं मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बताया कि कोई भी स्टेट है वो उसमें टाइम लगता है कि भाई अपने ने एप्लीकेशन करी तो 100 मिनिमम अगर मैं मानूँ, जो वायोमिंग स्टेट है उसका मैंने बोला कि भाई कंपनी बनाने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, उसको सबमिट करने में। वो कंपनी स्टेट वाले अपने को रिप्लाई देंगे कि हाँ आपकी कंपनी बन चुकी है। उसके बाद आपका ईआईएन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें अपने को अगर नॉन रेसिडेंट व्यक्ति है तो उसको 4 से 5 दिन लगेंगे। तो 24 घंटे में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट जो मैं देखता आ रहा हूँ, जो मेरे पास मतलब कोई क्लाइंट अगर आता है तो उसके में ईआईएन लेटर जो होता है ना, उसके ऊपर नीचे लिखा होता है कि भाई मान लो कि XYZ LLC है, उसका ओनर कौन है। तो अगर मैं मान लो XYZ LLC का ओनर हूँ तो उसके नीचे कोई यूएस का कोई पर्सन होता है, उसका नाम लिखा होता है। कंपनी मेरी है बट उसका नाम लिखा आ रहा है, तो ओनर वो, दूसरा कोई होता है? हाँ, तो उसमें वो लोग क्या कर देते हैं कि जो मैंने बताया था ना कि ईआईएन में 2 हिस्से होते हैं, एक एसएसएन वाला, एक एसएसएन बिना। तो अपने तो एसएसएन नहीं है अपने पास, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का ईआईएन एप्लीकेशन किसी और के एसएसएन के नाम पे कर देते हैं। ओके। तो अपने को ईआईएन जो नंबर है वो असाइन तो हो जाता है, बट वो अपने ओनर ही नहीं है कंपनी के। कोई जो यूएस का बंदा है जिसके पास एसएसएन है वो ओनर है, तो ईआईएन लेटर में उसका ही नाम आ जाता है फिर। तो मतलब एक साइड से देखा जाए तो एक फ्रॉड जैसा हो गया, मतलब क्योंकि ये चीज़ 24 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ कंपनी बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग तो ईआईएन भी कभी कभी मतलब 1-2 दिन में ला देते हैं, बाकी 24 घंटे तो बोलते हैं। इस प्रकार के फ्रॉड भी हो सकते हैं। हाँ, तो वे चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई अपने कंपनी बनाते ही क्यों है, कि भाई अपने को वहाँ पे बिजनेस करना है। तो मान लो कि अपने करोड़ों की कंपनी हो गई वहाँ पे, बट अपने ओनर ही नहीं है, तो वो कौन से काम किए अपने, वो कभी भी आके अपने पास क्लेम करेगा। ओके। तो इसीलिए जब अपने कोई कंसल्टेंट या उसको मतलब हायर कर रहे हैं ये जो एलएलसी बनाने का काम में, तो मेन चीज़ क्या होती है, पासपोर्ट जो है वो मांगेगा, क्योंकि कंपनी बनाने में मेनली पासपोर्ट ही लगता है। बाकी नॉर्मल सी डिटेल होती है कि भाई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वहाँ का एड्रेस। तो एड्रेस में क्या होता है, वो तो वर्चुअली परचेज अपने इंडिया से ही कर लेते हैं। ओके। बट पासपोर्ट जो है ना, अगर वो किसी के पास है तो वो आपके नाम पे अमेरिका में भी कंपनी बना देगा, और वहाँ पे कुछ भी अगर कर देगा तो वो अपना ही प्रॉब्लम फिर हो गया। यस। तो 24 घंटे वाला को तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कर भी रहा है तो किसी और के एसेसन पे ही कर रहा है, फाइनल ओके। चीज़ है वो।
दूसरी एक चीज़ हम कई लोगों से सुनने को मिलती है कि भाई यूएसए के अंदर हम जाते तो वहाँ पे टोटली टैक्स है वो बिल्कुल फ्री है। तो क्या सच में यूएसए में टैक्स फ्री है? नहीं, ये मैं मानूंगा कि सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि मैंने भी कहीं पे देखा है कि भाई जो कंसल्टेंट है वो ऐसे वेबसाइट पे भी ऐसे दिखाएंगे कि भाई यूएसए में टैक्स फ्री एलएलसी बनाओ, वहाँ पे टैक्स नहीं है, ये वो। बट चीज़ ही पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ आप समझो कि भाई यूएस है वो, मतलब इंडिया में भी अगर कुछ अपने कर रहे हैं तो टैक्स कैसे भी करके गवर्नमेंट ले लेगी। तो यस, यूएस इतनी बड़ी कंट्री और इतना बड़ा बिजनेस आप वहाँ पे करोगे तो टैक्स फ्री कैसे वो कर देगा, सीधी सी यस, चीज़ है। तो उसमें जो बता रहे हैं वो क्या बोलेंगे, जीरो टैक्स इन यूएस है, बट वैसा है ही नहीं। स्टेट इनकम टैक्स जो होता है वो सिर्फ अपने कुछ कुछ स्टेट है, जैसे वायोमिंग स्टेट हो गया, नेवाडा स्टेट हो गया, और एक साउथ डकोटा स्टेट हो गया। तो इन 3 स्टेट्स में स्टेट इनकम टैक्स जीरो है, बट स्टिल आपको जो फेडरल टैक्स है, इनकम टैक्स के 2 लेयर होते हैं, तो फेडरल टैक्स तो आप लोग भरना ही है। तो स्टेट टैक्स क्या होता है, 5 से 6% होता है, तो वही आपको एलिमिनेट हो रहा है। फेडरल टैक्स जो है मतलब वो तो सबको 21% या देना फिर पड़ता है। 10-15% जो भी आप जो भी स्लैब में आ रहे हो वो टैक्स तो आपको भरना ही है, और वो कंपलसरी है। समझ तो गया मतलब वो एडवर्टाइज ही ऐसे करते हैं कि भाई आप बना दो कंपनी हमारे साथ, कि टैक्स फ्री है टैक्स फ्री दिखाकर है तो कर क्लाइंट दो। को बट फिर कंफर्म वो करो। प्रॉब्लम होता है बाद में से, क्योंकि वो क्या है, कंपनी तो बना देगा, फिर जब टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट आएगी तब वो आपको जवाब भी नहीं देगा, फिर बोलेगा कि भाई आपको इतना टर्नओवर हुआ है तो इतना टैक्स आएगा। तो ऐसे समझ। भी मतलब कुछ है कंसल्टेंट जो ऐसे कर देते हैं। उसके बाद मैंने सुना है कि एक फेमा है, तो फेमा एग्जैक्टली क्या है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है? फेमा मतलब पूरा ऐसे होता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो भी करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी और इंडिया की करेंसी, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रेगुलेशन कैसे करना है, मतलब उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, वो पूरा वो एक्ट के अंदर पूरा मतलब डिटेल दिया हुआ है। तो वो एक्ट अपने को फॉलो करना पड़ता है जब दो कंट्री के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ओके। तो मान लो जैसे अपने केस में अगर डायमंड ज्वेलरी का कुछ बिजनेस है अपना, और यूएसए में भी एक कंपनी है, तो दोनों के मतलब अगेन आ गया कि भाई दोनों कंट्री के बीच का कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कैसे होता है कि जब अपने यूएसए में कंपनी बनाते हैं तब अपने को जो भी अपनी एडी बैंक है, मतलब कोई भी बैंक में अपना अकाउंट है, तो उसको इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई मैंने एक कंपनी बनाई है, वो मेरी ओनरशिप है। तो मैं इन फ्यूचर जब वो कंपनी कंप्लीट मतलब बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं उसमें मेरे $1,000 या जो भी अपनी शेयर कैपिटल डिसाइड हुई है यूएस वाली कंपनी में, मान लो कि $1,00,000 हुए तो $1,00,000 अपने उसको यूएस में भेजेंगे। तो आप ओके। उसके लिए मतलब प्रिपेयर्ड रहना। और तो फिर क्या होता है, वो अपने को बोलेंगे कि भाई आप आरबीआई से पहले जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन सेंड करना है वो भेज दो। तो उसमें पूरा क्या होता है कि फेमा के लिए जो भी अपने कैपिटल सेंड कर रहे हैं, क्योंकि फेमा एक उसी के रिलेटेड है कि जब करेंसी इंडिया से यूएस जा रही है, जब कैपिटल अपने इंडिया से यूएस भेज रहा है, यस। तो तब अपने को आरबीआई को बताना पड़ेगा कि भाई मैं, मेरी कंपनी है और मैं इतना अमाउंट यूएसए में सेंड कर सेंड रहा कर हूँ। रहा हो। ओके। तो आरबीआई एक यूआईएन नंबर करके होगा जो अपने को असाइन करेंगे अपने एक ट्रांजेक्शन के लिए। ओके। तो जैसे ही असाइनमेंट आ जाता है तो अपने उसको बैंक को दे देंगे कि भाई ये आरबीआई की परमिशन आ चुकी है और मैं इतना $1,000 यूएसए में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ओके। तो पूरा एक मैनेजमेंट हो गया कि भाई इतना अमाउंट अपना जा रहा है। यस। और दूसरे कब अपने इम्पोर्टेंस है कि जब अपने मान लो कि दोनों कंट्री में अपने टैक्स तो भर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में भी अपने जब बिजनेस करेंगे तो टैक्स भरेंगे। यस। तो पूरा जब टैक्स भर के वहाँ पे वाइट कैपिटल भी हो रही है, मान लो वहाँ पे अपने $1,00,000 का प्रॉफिट करा और 20% अपने टैक्स भर के 80,000 अपना डॉलर वहाँ पे है, तो उसको लाएंगे कैसे अभी। ओके, वापस इंडिया लाना है तो? हाँ, तो जब अपने प्रॉफिट जो है रिपेट्रिएट मतलब इंडिया में जब लाते हैं, तो उस टाइम पे अगेन फेमा की मतलब होता है कि भाई जब अपने कैपिटल भेज रहे थे तब अपने आरबीआई से परमिशन ली थी, तो जब ला रहे हैं तब वापस एक बार उनको इंटीमेट करना है कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है, उसके ऊपर मैंने दोनों कंट्री में, इंडिया में और यूएसए में जो भी है, टैक्स भर के ही मैं ला रहा हूँ। ओके। तो उसके बाद अपना ये जो भी अमाउंट है प्रॉफिट का वो ला सकते हैं। तो मेनली फेमा का ऐसे इंपॉर्टेंस होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही अपने ने कैपिटल भेजा तो उसके बाद अपने को ईयरली 2 कंप्लायंस करने होते हैं। ओके। एक तो एक एपीआर होता है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और एक होता है एफएलए। तो क्या होता है, फॉरेन असेट लाइबिलिटी रिपोर्ट। तो वो पूरा दोनों रिपोर्ट अपने को आरबीआई और एक जो अपनी एडी बैंक होती है उसको सबमिट करने होते हैं। जो ओके। भी यूएसए में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके रिलेटेड ही होते हैं वो लोग। उसके बाद कई लोगों से अलग-अलग बातें हमें सुनने को मिलती है, खास करके डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, तो टैक्सेशन और कंप्लायंस के बारे में बहुत सारे मीथ होते हैं। तो किस-किस प्रकार के मीथ है लोगों के अंदर होते हैं? अभी बहुत सारे हैं, मतलब कुछ तो मैंने कवर कर लिया। मतलब जैसे कि मैं कोई बोलता है कि भाई यूएसए में टैक्स ही नहीं है, टैक्स फ्री है, बट ऐसा नहीं है। टैक्स तो आपको भरना ही है, बस
स्टेट लेवल का टैक्स है उसमें कभी कभी मतलब मान लो कि ये पर्टिकुलर स्टेट में आपने टैक्स प्लानिंग करके कंपनी बनाई है तो बस स्टेट इनकम टैक्स नहीं लगता, बाकी सेल्स टैक्स, फ्रेंचाइज टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स, सब चीज़ें आपको भरनी है। ओके। तो एक इनकम टैक्स वाला हो गया। फिर लोगों को क्या लगता है कि भाई अपने को पार्टनरशिप देनी पड़ेगी, हम बिजनेस कर रहे हैं यूएसए में तो हम इंडिया से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो ओके। उनको लगता है कि अपने को पार्टनरशिप देनी पड़ेगी कोई यूएस वाला बंदे को, बट ऐसा भी नहीं है। अपने को एसएसएन की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ अगर एड्रेस है तो उसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ से ही यूएस का कोई वर्चुअल एड्रेस परचेज करके वहाँ पे कंपनी बना के पूरा वर्क कर सकते हैं। ओके। तो एक ये भी चीज़ का वो मिथ होता है कि एसएसएन भी चाहिए वो सब, बट ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और तीसरा क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई फेमा तो क्या ही है, मतलब कि भाई फेमा मतलब नहीं करोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को कैपिटल भेजनी है वहाँ पे तो अपने किसी को भी मतलब वो लोन लेके अपने बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, जब प्रॉफिट लाना होगा तब देखा जाएगा। बट यस। एक्चुअल में कैसे होता है, जब अपने प्रॉफिट लाना होता है तब प्रॉब्लम आता है कि भाई अपने आरबीआई को बोलेंगे कि मेरी ये कंपनी है, मैं वहाँ से प्रॉफिट ला रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, आरबीआई सीधा पूछेगी कि भाई आपने तो मुझे बताया नहीं था कंपनी थी। यस। क्योंकि तो फिर वो क्या बोलेंगे कि भाई आप अपनी कंपनी थी ऐसे पूरी एप्लीकेशन वापस करो, जो भी पेनल्टी आ रही है वो पेनल्टी भरो, जो भी ओके। इंटरेस्ट पेनल्टी आ रहा है वो पेनल्टी भर के फिर वापस आपको वो प्रॉफिट इंडिया में लाने देंगे। तो फिर वो वापस प्रॉब्लम यही है, तो फिर स्टार्टिंग से ही अपने फेमा का कंप्लायंस करते जाए, वही अच्छा रहेगा। और ओके। दूसरा क्या होता है, फेमा एक मतलब जो एक्ट है वो कहाँ लेवल का मतलब एक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है तो पूरा एक्ट होता है तो उसके रिलेटेड होता है कि मतलब अगर आप फेमा नहीं कर रहे कंप्लाई तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो आपके ऊपर हो सकता है। अगर फेमा नहीं करवाते तो हाँ, तो अगर मान लो कि नहीं किया तो ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम आ रहा है तो मतलब एक फ्रॉड के गवर्नमेंट का, हम फ्रॉड में आ सकते हैं, हाँ वो मतलब एंटी ट्रांजैक्शन मनी है वो। लॉन्ड्रिंग मतलब बात मतलब आप बहुत ही ऊपर चली गई मान यस। लो, वहां तक ईडी भी आ सकती है। यस। तो ईडी का मतलब मान लो कि शनि की दृष्टि से कम नहीं है ईडी। यस। तो मतलब ईडी के मतलब पंगा नहीं लेने का, मतलब यस। तब तक हो रहा है तब तक आप फेमा कर लो, मतलब मेरा तो यही सजेशन रहता है। तो लोगों यस। को लगता है कि भाई ठीक है फेमा क्यों करने का, बट वो एक मिथ है कि भाई नहीं रहने करेगा दो। तो भी चलेगा, लेकिन करना हाँ जरूरी है। हाँ, बट वो अभी आपको लगेगा भाई ठीक है अभी क्यों कंप्लायंस में कॉस्ट डालने का, बट फ्यूचर में जब अपने को प्रॉफिट लाना है ना वापस तब लाना है, तब वो जाके जरूरत प्रॉब्लम पड़ेगी। करेगा। हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और खास करके जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको क्या अफेक्ट करता है? अभी ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट मतलब बताऊँ तो कब एप्लीकेबल होता है, जब अब मान लो कि एक कंपनी यूएसए में है दूसरी कंपनी इंडिया में है, तो अगर दोनों के बीच में अगर वो रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि डायमंड सेक्टर में मान लो तो मतलब वैसे ही होता है कि भाई एक बंदा जो है वो इंडिया में बैठा है और एक दूसरा बंदा यूएसए में यूएसए बैठा में। है, और दोनों की रिलेटेड कंपनी हो गई वो, तो दोनों अगर रिलेटेड कंपनी के बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन होता है, इवन 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन होता है, तो तब अपने ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है। तो अभी उसमें कैसे होता है कि मान लो कि कोई भी अपने डायमंड यहाँ से बेच रहे हैं या फिर ज्वेलरी कुछ भी अगर अपने यहाँ से बेच रहे हैं इंडिया वाली कंपनी यूएसए वाली कंपनी को, तो फिर जो भी वैल्यूएशन हो रहा है, मतलब मान लो कि कोई चीज़ है जो बाज़ार में $100 की मिल रही है, तो अपने उसको ना ही $50 में बेच सकते हैं और ना ही उसको सीधा $200 में बेच सकते हैं। ओके। मतलब उसका वैल्यूएशन का एक मेथड होता है जो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसमें दिया हुआ है, मतलब एक्ट के अंदर ही। तो मेथड्स के अनुसार ही मतलब वो वैल्यूएशन होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अभी उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी कंपनी अगर मान लो कि यूएसए में बहुत ही कम टैक्स है, मान लो एक बार के लिए अगर टैक्स बहुत कम है तो यहाँ से क्या करेंगे, लो वैल्यू पे वहाँ पे बेच देंगे ताकि इंडिया में टैक्स कम आए, और यूएसए में तो वैसे भी अपना टैक्स बहुत ही कम होगा। यस। तो उसके लिए वो ऐसे मतलब टैक्स इवेड ना कर पाए, उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा होता है। दूसरी चीज़ के बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा कन्फ्यूज़न होता है, मतलब लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई उसको इंडिया के अंदर और यूएसए, मतलब दोनों जगह पे टोटल दो दो बार उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये रियलिटी क्या है उसकी? उसमें कैसे होता है ऋत्विक भाई कि उनकी बात सही है कि दोनों जगह पे उसको टैक्स भरना है, बट वो एक्चुअल में कैसे भरना है कि मान लो कि अपने डायमंड इंडस्ट्री का ही अगर एग्जांपल ले ले, तो मेरी एक कंपनी है जो इंडिया में है और एक यूएसए में भी है, तो वो कंपनी को मैं ओन करता हूँ। तो लॉ क्या बोलता है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिया के हो तो आपको ग्लोबल इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, और ओके। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो फिर आपको सिर्फ इंडिया में जो इनकम राइज हुई है वही सिर्फ इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो अपना केस रेसिडेंट वाला है, तो अगर अपने भले ही यूएसए में से मतलब एलएलसी से अपने इनकम कर रहे हैं तो भी इंडिया में आपको टैक्स कंपलसरी भरना ही है। और यूएस वाले भी बोलेंगे कि भाई आप मेरे यूएस में से आप
बिजनेस कर कर रहे रहे हो। हो तो फिर आपको यहाँ पे भी टैक्स भरना है। तो दोनों जगह पे एक्चुअल में अपने को भरना है, बट क्या टैक्स क्रेडिट लेके भरना पड़ता है। तो अपने को ऐसा नहीं होता कि भाई पूरा डबल टैक्स के मान लो वहाँ पे अपने 25% भर रहे हैं और इंडिया में वापस अपने 30% भरे, तो पूरा मिला लो तो 55% अपने टैक्स में नहीं जाता। मतलब क्या होता है कि दोनों कंट्रीज में मिला के जो भी आपका हाईएस्ट टैक्स रेट है, तो अपने एग्जांपल में 25% अगर यूएसए में है, इंडिया में 30% है, तो आपको मेन जो टैक्स कॉस्ट पड़ा वो 30% का ही पड़ेगा। 25% आपने यूएसए में पे कर दिया और बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वही आप सिर्फ इंडिया में पे करोगे। तो वो मतलब पूरा डबल टाइम नहीं भरना, बट आपको दिखाना, रिपोर्ट करना दोनों साइड जरूरी है, ओके इंडिया में और यूएसए में। ओके, उसी हिसाब से मतलब पे करना रहता है। हाँ, उसी के हिसाब से आपको पूरा टैक्स पे करना है और उसकी टैक्स क्रेडिट भी अपने को उसी हिसाब से लेनी होती है। बट क्या होता है कि वो चीज़ थोड़ी क्रूजल है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबको ये चीज़ पता नहीं होती कि भाई अपने मान लो कि वहाँ पे टैक्स 25% पे किया है, उसमें टैक्स में क्या होता है कि फेडरल टैक्स भी होता है और स्टेट टैक्स भी होता है। तो उसमें से कौन सा अमाउंट कैसे कंसिडर करना है, उसको इंडिया में कैसे टैक्स क्रेडिट लेना है, कितने परसेंट तक लेना है, तो वो चीज़ें थोड़ी क्रूजल होती है। अगर मान लो कि अपने ने टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले ली तो भी प्रॉब्लम आएगा इंडिया साइड से कि भाई आपने वहाँ पे तो इतना पे किया था, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा क्यों क्रेडिट ले ली। और अगर कम क्रेडिट ले रहे हैं तो इंडिया में वापस क्या होगा, अपने को एक्सेस टैक्स पे करना आएगा। तो वो थोड़ा ऐसे होता है कि भाई कोई अगर जानकार व्यक्ति है तो उसके पास से ही वो करवाना चाहिए कि भाई ठीक है चलो आप ये देख लो। उसके अलावा मान लो इंडिया में से किसी को यूएसए में डायमंड या ज्वेलरी एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए उसको कौन से कंप्लाइंसेस या तो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करवाना पड़ता है? उसके लिए मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई कर रहा है कि भाई चलो अपने को इंडिया में भी कंपनी बनानी है, तो एक तो आप कंपनी बना लो कि भाई आपको डिसाइड करनी होगी प्राइवेट लिमिटेड बनानी है या फिर कोई प्रोपराइटर, तो ठीक है मतलब नहीं करते लोग, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलसी या फिर सॉरी एलएलपी या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म, तो कौन सी कंपनी रखनी है, तो वो एक तो आपको फॉर्मेशन करना होगा इंडिया में। फिर आपको उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना होगा। जीएसटी के बाद होता है जीजेईपीसी, मतलब कि जो डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर है उसके लिए प्रमोशन के लिए एक पूरी काउंसिल बनाई हुई है, तो उसके Okay. पास अपने को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जीजेईपीसी के साथ अपने रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो लोग आरसी और एमसी अपने को देंगे, तो वो एक अपने को लेना होता है। उसके बाद होता है कि अपने को कस्टम के पास वो केवाईसी करवाना पड़ता है। मान लो सूरत से अपने को भेजना है तो सूरत कस्टम के साथ अपने केवाईसी करवाएंगे, अगर मान लो मुंबई से करना है तो मुंबई से अपने करवाएंगे। तो एक कस्टम केवाईसी भी करना पड़ता है, तो उसमें अराउंड 2 से 3 महीना तो मिनिमम आप पकड़ लो। टोटल प्रोसीजर में कभी कभी 4 महीना भी लग जाता है पूरा कस्टम केवाईसी, और आप मतलब वो स्टेज पे आ जाओ कि आप अभी यूएसए में डायमंड भेज सकते हो, तो उसमें अगर आज डिसाइड करोगे तो 4 महीना आपको लग जाएगा अराउंड, मतलब ऐसे अप्रोक्स मान लो में अपने सेल कर सकते हैं। डायमंड बिजनेस के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है, लेकिन जो सेलर्स है उसको उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता? हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब अगर वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उसमें या फिर मतलब सेल कर रहे हैं उसमें उनको कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यूटी फ्री गोल्ड का। ओके। जो अपने अगर ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो उसमें अपने जो भी मतलब 5-6% या कभी कभी जो गवर्नमेंट की जो टैक्स रेट्स होते हैं उसमें 7% तक अपने डायरेक्टली जो भी गोल्ड है उसके ऊपर 7% अपने टैक्स बचा सकते हैं। एक ओके। तो ये हो गया। फिर कभी ऐसा होता है कि भाई गवर्नमेंट की अगेन एक दूसरी स्कीम है SEZ की, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एक होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अगर वो एरिया में अगर अपने वो अपनी कंपनी बनाते हैं तो हमें कुछ कुछ टैक्सेस में से अपने को बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि भाई अपने को ये टैक्स नहीं पे करना है ऐसे करके। तो वो लीगल जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसके मुताबिक ही होती है, तो उसका भी अपने को बेनिफिट्स लेना चाहिए। फिर कैसे होता है कि अगर कोई बंदा है जो यहाँ से यूएसए में कोई पार्सल भेज रहा है डायमंड का ऐसा कुछ, तो उसके लिए आपको बिल टू शिप टू मॉडल अगर आप अपना रहे हो मतलब, तो आपको उसके लिए भी जो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो मानता हूँ कि 70% ही मतलब हो जाएगी। 30% आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बच जाएगी अगर बिल टू शिप टू जो मॉडल है वो आप अपनाते हो तो। और बाकी क्या चीज़ें होती है कि मान लो कि अपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ भी चीज़ें, मान लो कि डायमंड ही अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने को जो भी IGST पे करते हैं जब एक्सपोर्ट करते टाइम, तो उसका भी अपने रिफंड ले सकते हैं। तो कुछ कुछ मतलब सेलर से उनको नहीं आइडिया है, वो लोग क्या करते हैं कि भाई IGST पे करके भेज तो देते हैं, बट फिर वो जो भी उन्होंने GST पे करा है उनका वो कॉस्ट बन जाती है क्योंकि वो रिफंड ही नहीं ले सकते।
तो उसमें Yes. जब अपने रिफंड लेने के लिए क्या होता है, दो प्रोसीजर होती है। एक तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आप LUT, एक होता है वर्ड LUT बॉन्ड, अगर आप वो सबमिट करके अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको GST पे ही नहीं करना। Okay. और अगर मान लो कि आप पे करके अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको एप्लीकेशन करके, मतलब गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है GST डिपार्टमेंट, उसको आप एप्लीकेशन करो कि भाई मेरा इतना परचेज हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैंने इतना एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उसके ऊपर जो भी आपका IGST मतलब पे किया है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो GST डिपार्टमेंट से। जैसे इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड टैक्स पे करना होता है तो सेम यूएसए में भी ऐसे पे करना होता है या यूएसए का कुछ अलग है? हाँ, जैसे अपने इंडिया में हर क्वार्टर मतलब 3 महीने ख़त्म होते ही अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे अपने को टैक्स भरना होता है, जो भी गवर्नमेंट है उसको। तो सेम चीज़ यूएसए में भी होती है। बट क्या है, किसी मतलब कोई कोई लोगों को नहीं पता, वो लोग बोलते हैं कि भाई अपने ईयर एंड एक साथ ही टैक्स पे कर देंगे। बट उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अगर $1000 से ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो आपको पेनल्टी भी लगा देंगे वो IRS। वहाँ पे क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है वो IRS नाम है, तो वो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगा देंगे अगर आपने एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट नहीं करा है तो। ओके। तो आपको हर क्वार्टर में जो भी मतलब 3 3 महीने ख़त्म होते हैं तो आपको उसके 3 महीने ख़त्म होते ही 15 दिन में आपको तीनों महीने का जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर जो भी एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है वो आपको टैक्स पे कर देना होता है। भले ही आप रिटर्न ईयर में मतलब लास्ट में आप फाइल करोगे तो चलेगा। ओके। और दूसरी क्या चीज़ होती है, ये भी किसी को नहीं पता होगी, कि अगर आपकी कोई कॉरपोरेशन है यूएसए में, अगर मान लो आपकी कॉरपोरेशन फॉर्मेशन हुई है डायमंड ज्वेलरी के लिए, तो उसमें कैसे होता है कि यूएसए में जो फाइन मतलब ईयर होता है कि कौन सा ईयर अपने फॉलो करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलेंडर ईयर रहता है कि जैसे मान लो जनवरी से दिसंबर दिसंबर तक। तक। तो उसका उल्टा रहता है इंडिया में। वहाँ पे क्या इंडिया में क्या रहता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का रहता है। यस। तो जब अपने दोनों फाइनेंशियल्स कंपाइल करते हैं, मान लो कि हम मेरी कंपनी वहाँ पे है, तो जैसे मैंने बोला आपको कि भाई आपको वो कंपनी के फाइनेंशियल्स इंडिया में भी दिखाने पड़ेंगे और वहाँ पे इंडिया में भी टैक्स पे करके क्रेडिट लेके बाकी का जो डिफरेंस टैक्स है वही पे करना है। बट यस। पे तो करना है और पूरा फाइनेंशियल्स भी यूएस वाला इंडिया में भी दिखाना है। तो ओके। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि भाई वहाँ पे तो कैलेंडर ईयर दिसंबर फॉलो में कर रहे खत्म। हैं और यहाँ पे अपने मार्च तक का देना है। तो क्या करना पड़ता है, एस्टिमेटेड टैक्सेस मतलब वो एस्टिमेशन पे अपने को रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। ओके। तो कभी कभी नोटिस भी आ जाती है कि भाई आप 3 महीने का आपने मान लो $3000 अपने ने प्रॉफिट बताया था, बट एक्चुअल में जब हुआ तब वो 10,000 का हो गया। यस। तो नोटिस आएगी। तो उससे अच्छा है कि यूएस में जो टैक्स ईयर फॉलो करते हैं उसको भी आप मार्च वाला कर दो। तो कॉरपोरेशन है तो उसमें आपको वो चांस देते हैं, IRS जो है वो स्टार्टिंग में चांस देते हैं कि आप अगर फॉलो करना है तो अप्रैल से मार्च वाला यूएस में भी वही कर लो और इंडिया ओके। में तो वही है ही। तो यस। आपको वो जब कंपाइल करते हैं ना सीए, तो उसको तब वहाँ पे बेनिफिट रहता है कि ज़्यादा एस्टिमेशन पे नहीं चलना पड़ता उसको। यस। जो परफेक्ट जो भी हुआ है यूएसए में, जो भी प्रॉफिट हुआ है वही अपने इंडिया में रिपोर्ट कर देंगे। ओके, मतलब वहाँ एक ऑप्शन मिल सकता है। हाँ, ये एक ऑप्शन होता है बट किसी को नहीं पता, और वहाँ पे जो भी लोग रेगुलर हैं वो, चलता है उसी के अकॉर्डिंग हाँ चला वो जाए। उनको भी नहीं पता। मतलब मान लो कोई वहाँ पे सीपीए के साथ वो काम करवा रहे हैं, यूएसए के सीपीए के साथ, तो उसको भी नहीं आइडिया है कि भाई इंडिया में ऐसे ईयर होता है। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है अपना जो डिफॉल्ट ईयर है वो दिसंबर ही ले लो। तो यस। उनको भी नहीं आइडिया, तो क्लाइंट को भी नहीं वो सजेस्ट कर पाते। ओके। बट ये चीज़ करनी बेनिफिशियल है फॉर द इंडियन लॉ, दोनों को पैरेलल चलाने के लिए। आपके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को यूएसए में डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के अंदर कंपनी चालू करनी है तो किस प्रकार की उसको स्टार्ट करनी चाहिए और कौन से स्टेट के अंदर से चालू करनी चाहिए? ऋत्विक भाई, और मैं बताऊँ मतलब वो बिजनेस वाइज डिपेंड करता है। बट अगर मेनली मैं बताऊँ आपको, तो अगर वहाँ पे दो टाइप की कंपनी होती है, एक एलएलसी हो गई और एक कॉरपोरेशन हो गई। तो आपको डायमंड के लिए जाना है तो स्पेसिफिकली एलएलसी पे जाओ मेरे हिसाब से। क्योंकि एलएलसी में क्या है कि आप सिंगल लेयर टैक्स पे करोगे। मान लो $100 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो सीधा डायरेक्टली आपको एलएलसी को टैक्स नहीं भरना है। वो डायरेक्टली बता देगी कि भाई मेरा एक मेंबर है जिसको ये $100 का प्रॉफिट हुआ था, तो मेंबर अपने पर्सनल रिटर्न पे टैक्स भरेगा। तो वो भी कैसे होता है कि भाई स्लैब वाइज होता है। मान लो कि $10,000 तक अपने को सिर्फ 10% ही टैक्स पे करना है। फिर $45,000 तक आपको 12% टैक्स पे करना है। तो मतलब 45,000 अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो 12% तक आप मतलब टैक्स पे करोगे और हो जाएगा आपका काम। और बाकी आपका जो प्लस स्टेट इनकम टैक्स होगा वो। कॉरपोरेशन के केस में क्या होता है, एक तो आपको जो कॉरपोरेशन टैक्स पे करेगी वो फिक्स होता है 21%, तो वो तो ओके। आपको भरना ही है। प्लस उसके ऊपर वो कॉरपोरेशन स्टेट इनकम टैक्स भी भरेगी।
फिर क्या होगा, ये बात तो हो गई, मान लो $100 है तो उसमें से 21% वो भर दिया, बाकी का जो भी आया वो भी अगर आपको मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अगेन डिविडेंड टैक्स आएगा। जैसे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता है। तो वैसे ही यूएसए में सी कॉरपोरेशन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसको डिविडेंड टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे जो मेंबर है, जो ओनर है, उसको अल्टीमेटली 2 बार टैक्स पे करना पड़ता है कॉरपोरेशन के केस में, और 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है एलएलसी के केस में। तो मेरे हिसाब से एलएलसी इज द बेस्ट। और अगर आप स्टेट का पूछोगे तो मतलब ऐसे एक गोल्डन लाइन में आपको बता दूं कि भाई अगर डायमंड ज्वेलरी में वो बिजनेस कर रहा है तो उसको देखना है कि भाई उसका बिजनेस कौन सा है, मतलब होलसेल बिजनेस करता है या फिर रिटेल बिजनेस करता है। अगर मान लो होलसेल बिजनेस करता है तो उसको न्यूयॉर्क स्टेट में एलएलसी बनानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो पूरा एक हब है, मतलब वहाँ पे आपको डायमंड ज्वेलरी परचेज करने वाले भी मिल जाएंगे, सेल करने वाले भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाओगे, अपनी कंपनी बनाओगे तो अपनी एक ट्रस्ट बनेगा वहाँ पे। यस। तो क्या होगा कि जो भी स्टोर्स वाले वहाँ पे जो भी ज्वेलर्स है वो लोग भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और मतलब मेन डायमंड का ही हब है तो आप वहाँ पे ही कंपनी बनाओगे तो अच्छा रहेगा। और अगर रिटेल का बिजनेस है तो आपको जो वहाँ पे कोई स्टोर वाले हैं उनके साथ लेना देना नहीं है। अपने को रिटेल सेल करना है तो कस्टमर देखने हैं। मतलब अपने को न्यूयॉर्क में कंपनी है तो मतलब कैलिफोर्निया में सेल करना है तो वो रिटेल वाला हो गया। तो आप कहीं पे भी बनाओ, न्यूयॉर्क का कुछ ज़रूरत नहीं है कि न्यूयॉर्क में ही बनाओ। तो उसकी जगह पे आप ऐसा कोई स्टेट ढूंढो कि भाई जहाँ पे स्टेट इनकम टैक्स जीरो हो। तो ऐसे हो गया वायोमिंग स्टेट। तो वायोमिंग स्टेट में आपको स्टेट इनकम टैक्स जीरो है, सिर्फ फेडरल टैक्स भरना है। बाकी आप कहीं पे भी मतलब न्यूयॉर्क में सेल करना है, आपका कस्टमर है, आपको फ्लोरिडा में कोई आपका कोई इंडिविजुअल कस्टमर है जिसको आपको $2000 का कुछ रिंग या ऐसा कुछ भेजना है तो वो भेज दो, कैलिफोर्निया में भेज दो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या देखना है, अमेरिका की कंपनी से आ रहा है, बस मुझे इतना ओके। रिटेल में इंटरेस्टेड है। तो बस रिटेल में आप ऐसा देखो कि वायोमिंग स्टेट में बनाओ। तो अगर गोल्डन लाइन देखे तो अगर वो होलसेल का बिजनेस है तो वो न्यूयॉर्क में एलएलसी बनाए, क्योंकि उसको डायमंड का पूरा मार्केट मिल जाएगा। अगर वो रिटेल का बिजनेस है तो उसको वायोमिंग स्टेट में एलएलसी बनाए ताकि उसको जीरो स्टेट इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। ओके, तो ये 2 चीज़ें उसको खास ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, ये 2 चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ओके। वो बिजनेस के अनुसार ही होता है, बट मेनली जो डायमंड है ज्वेलरी के डायमंड लिए ज्वेलरी के लिए यही बेस्ट ऑप्शन रहता है।